क्यों इस तरह के तर्क दे रहे हैं मानक भाई? आप खुद जानते हैं क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं भाषा पे नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यदि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं तो स्वागत करता हूं इस बात का। एक संवैधानिक अध्यक्ष एक पद की मर्यादा के अनुरूप बातचीत करें। नंबर 3, सवाल लें, बहुत अच्छी बात है। और ये मैं कहना चाहता हूं, कम से कम मुझे कल ये नहीं दिखाई दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास लोगों के सवाल दबाए गए हों, सिर्फ खास ही गोदी लोगों से सवाल पूछो, ऐसा मुझे नहीं। गुंडे जैसी भाषा ठीक नहीं, संवैधानिक पद। सर अभी अब एक मिनट, मुझे मेरी भाषा बोलने दीजिए। यहां पर अगर क्या नाम संसद के अंदर संवैधानिक पद पर बैठे हुए राहुल गांधी जी को तमाम तरीके की बातें कही जाएंगी तो निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा। शाबाश। गणेश गुप्ता जी ने कहा कि 1-2 मतदाता लिस्ट में गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। 6 लाख में अगर 1,250 वोट आप गड़बड़ कर रहे हैं, यानी 20% वोट गड़बड़, पीछे तो मत छुपो। अजय सुन पा रहे हैं? अजय आलोक लगता है फ्रीज हो गए। मैंने कहा ना, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। आप भाषा पर जो बात कह रहे हैं उस पर बहस हो सकती है, लेकिन योगेंद्र जी देखिए, यह भी कहना पड़ेगा कि पिछले कई सालों से आप बार बार, सब लोग बल्कि मिलकर, पूरा विपक्ष और आप भी कह रहे थे और बहुत हम भी कह रहे थे, मैं खुद कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, हर दिन आना चाहिए, हर हफ्ते आना चाहिए, सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। मैं नहीं मानता। वो बेचारे वैसे भी गिरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो भी गिरे, इधर कुआं इधर खाई, करे तो क्या करे। हमको यह तय कर लेना चाहिए कि संवैधानिक संस्था को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मीडिया से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। योगेंद्र जी यही नहीं, अभी और सुनिए। क्यों इस तरह के तर्क दे रहे हैं मानक भाई? आप खुद जानते हैं क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं भाषा पे नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। क्या जरूरी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा काम छोड़ के रविवार के दिन एग्जैक्टली उसी समय करें जबकि ऑपोजिशन की रैली चल रही हो? ये गड़बड़ है बाबा। लोगों के मन में सवाल आते हैं कि कहीं हेडलाइन मैनेजमेंट तो नहीं हो रहा। अच्छा, चुनाव आयोग सामान्यतः सोमवार को कर सकता था। नंबर 2, यदि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं तो स्वागत करता हूं इस बात का। एक संवैधानिक अध्यक्ष एक पद की मर्यादा के अनुरूप बातचीत करें। नंबर 3, सवाल लें, बहुत अच्छी बात है। और ये मैं कहना चाहता हूं, कम से कम मुझे कल ये नहीं दिखाई दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास लोगों के सवाल दबाए गए हों, सिर्फ खास ही गोदी लोगों से सवाल पूछो, ऐसा मुझे नहीं लगा। सवाल सबके आए, परंजय गुहा ठाकुर ने सवाल पूछा, उनको अनुमति दी गई, बहुत अच्छी बात है। मगर जवाब कहां मिले? मैंने 10 सवालों की लिस्ट बनाई है जो पूछे गए, पॉइंटेडली पूछे गए, जिसका कोई जवाब नहीं दिया। आपको मिलाओ तो आप बता दीजिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एक पत्रकार ने पूछा कि आपने पूरे उस एक महीने में कितने नाम जोड़े? आपने 65 लाख काट तो दिए, जोड़े कितने? सिंपल सवाल था, आंसर मिल सकता था ना, नहीं मिला। दूसरे ने पूछा कि ये नॉट रिकमेंडेड नामक लोग कौन है वोटर लिस्ट में इस वक्त, उनकी संख्या क्या है? आपको जवाब मिला? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। बात तो सही है। तीसरे वोटर ने पूछा कि आप ही ने मर्यादा बनाई थी चुनाव आयोग ने लिखकर कि जिस वर्ष में किसी राज्य में चुनाव होगा उस वर्ष वहां पे इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया जाएगा। ये मेरे मन की इच्छा नहीं है, चुनाव आयोग की लिखित मर्यादा है। और उस रिपोर्टर ने याद दिलाया कि सन 2004 में इसी ग्राउंड में महाराष्ट्र और अरुणाचल के अंदर नहीं करवाया गया था इंटेंसिव रिवीजन। अब आपने उस मर्यादा को क्यों बदला? क्या आपको इसका उत्तर सुनाई दिया? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। शाबाश। सुरेंद्र भाई, ये महाभियोग की क्या तैयारी, इसकी नौबत क्यों आ गई? और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करें तो दिक्कत है, ना करें तो कहते हैं आप बोलते नहीं वो। मानक भाई, एक चीज तो बड़ी अच्छी है, यशवंत भाई वकील बहुत अच्छे ने, वकालत करनी चाहिए थी। अगर ये चुनाव आयोग के कहीं वकील होते तो ज्ञानेश जी को इस तरीके से फंसने नहीं देते। थैंक यू। क्योंकि ये किलो में भी तौल लेते हैं, लीटर में भी माप लेते हैं, और उनको सबको बता करके कि ये भी सही, ये भी सही, जैसे कहते हैं ना, वो अटल जी ने कहा था, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में। यशवंत भाई एक तरफ रहिए, मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात, ज्ञानेश कुमार जी ने एक गुंडे की तरीके से व्यवहार किया है कल। किसी बात का जवाब नहीं दिया। मान लीजिए हमने उनको चोर कहा तो जवाब देना वो कि हमने चोरी नहीं की, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की। अगर लेवल प्लेइंग उन्होंने फील्ड की तो राहुल गांधी को नोटिस और अनुराग ठाकुर को कोई नोटिस नहीं, और आप कहते हैं उनके बारे में कुछ ना कहें। सुरेंद्र भाई,
गुंडे जैसी भाषा ठीक नहीं, संवैधानिक पद। सर अभी अब एक मिनट मुझे मेरी भाषा बोलने दीजिए। यहां पर अगर क्या नाम संसद के अंदर संवैधानिक पद पर बैठे हुए राहुल गांधी जी को तमाम तरीके की बातें कही जाएंगी तो निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा। शाबाश। ये चीज को देखिए सर, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से बात कहता हूं। तो अगर गुंडे जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो गुंडा ही कहा जाएगा, साफ सी बात है। एक बात मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, वो अगर व्यवहार ऐसा कर रहे हैं, आप दोहरापन अगर चुनाव आयोग कर रहा है, अनुराग ठाकुर जी को कोई नोटिस नहीं, उन्होंने तो 6 लोकसभा की क्या नाम कच्चा चिट्ठा चुनाव आयोग का रख दिया, जिसका हम भी समर्थन करते हैं। हमारा तो कहना यह है कि वहां पर 2-2 लाख वोट अगर फालतू इन लोगों ने नहीं किए होते, फर्जी नहीं किए होते, तो हमारी जीत 2-2 लाख और बढ़ गई होती। सही पकड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमको क्या नाम कागज में मतदाता सूची दे रहे हैं, उनको शायद इलेक्ट्रॉनिक दे रहे हैं, तभी तो एक दिन में हो गया ना। तो ये जो लेवल। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि साहब वीडियोग्राफी, मां बहनों की इज्जत। अरे मां बहनों की इज्जत के पीछे क्यों छुप रहे हो? ज्ञानेश गुप्ता जी, मां बहन की इज्जत के पीछे क्यों छुप रहे हो? अगर मां बहन की इज्जत की इतनी परवाह तो वीडियोग्राफी का कानून क्यों लेकर के आए थे? बात तो सही है। वीडियोग्राफी अगर आप कर रहे हैं तो उस वक्त मां बहन की इज्जत नहीं जा रही। जैसे किसी एक अभिनेता ने कहा कि भाई वो मतदान केंद्र था, कोई चेंजिंग रूम तो था नहीं। मतदान केंद्र में तो सब सभ्यता से जाते हैं, उसी की वीडियोग्राफी है। और 45 दिन तक वो वीडियोग्राफी जो होती है वो नैतिक है और 46वें दिन अनैतिक हो जाती है। वाह क्या सीन है। आप बताइए, इस तरीके के अगर वो जवाब दे रहे हैं, ये बात सच है कि उन्होंने 10 पत्रकारों के सवाल लिए, लेकिन जवाब कितनों का दिया? धमकाने में लगे रहे। 18,000 हलफनामे समाजवादी पार्टी ने दिए हैं, 18,000। तो महाभियोग ला रहे हैं क्या? यशवंत भाई को भी बता आप दूं, क्या चाहेंगे? महाभियोग आएगा? सुनिए ना, एक मिनट। नहीं देखिए, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं महाभियोग लेकर के आऊं। सैयद नासिर हुसैन साहब ने एक बात करी कि हम चुनाव आयुक्त के पास का पीछा आखिरी तक करेंगे। जलवा है हमारा। उसमें एक ये भी है, आज की डेट में हमारे मन में कोई ऐसी चर्चा नहीं है, लेकिन ये ऐसी चर्चा आएगी तो हम आपको बताएंगे जरूर। ज्ञानेश गुप्ता जी की बात मानव गुप्ता को जरूर बताएंगे। को जानली सबसे पहले आपको बताएं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ, आप चिंता ना करो, ये भी ठीक है। तो मैं आपसे समझने वाले तो समझ गए। आप ये बताओ जी जी, और ना समझे वो अनाड़ी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो मैं आपसे बताऊं कि 18,000 हलफनामे सर, मानक भाई, 18,000, 1-2 नहीं हलफनामे, 18,000 हलफनामे चुनाव आयोग को दिए गए। और जिसकी पावती है, इलेक्ट्रॉनिक पावती है, उस पर चुनाव आयोग ने क्या किया? इस पर जवाब दिया क्या ज्ञानेश गुप्ता जी ने? ज्ञानेश गुप्ता जी ने कहा कि 1-2 मतदाता लिस्ट में गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। 6 लाख में अगर 1,250 वोट आप गड़बड़ कर रहे हैं, यानी 20% वोट गड़बड़ कर रहे हैं। 20 कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। छोटे मोटे वोट नहीं, 20% वोट गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप उसके बाद करिए, 1-2 वोट हैं। उसके बाद एसआईआर से लगातार एसआईआर के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है भाजपा और चुनाव आयोग। जब पहले से यह था कि 1 साल पहले होनी चाहिए, यशवंत भाई भी मानते हैं कि समय गलत है। ठीक है, एसआईआर का हमने विरोध नहीं किया, हमने भी तो यही कहा कि पहले करनी चाहिए। ठीक है अजय आलोक, ओके अजय आलोक। नंबर 2 सबसे बड़ी जिसमें सर थोड़ा 5 सेकंड सर, 5 सेकंड सिर्फ। अगर आपको यह करनी थी, और पहले दिन हमने कहा कि उन 11 पहचान पत्रों में आप जो है ये अपना आधार कार्ड शामिल कर लीजिए, तो आधार कार्ड क्यों नहीं शामिल किया? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है कि साहब वोटर लिस्ट हम इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं दे सकते, पीडीएफ वाली नहीं दे सकते। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप बता रहे हो, 3 घंटे बाद वही आप लोड क्यों कर देते हो? तो अपनी तो किसी बात पे रहो ज्ञानेश। ओके अजय आलोक, अजय सुन पा रहे हैं? लोगों के पीछे तो मत छुपो। अजय सुन पा रहे हैं? अजय आलोक लगता है फ्रीज हो गए। दूसरी बात, एक बात अजय आलोक की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि देश का सत्यानाश हो गया है 2014 से 2024 तक, और यह सत्यानाश प्रतिपक्ष ने नहीं किया। प्रतिपक्ष सत्यानाश नहीं कर सकता अजय आलोक। सत्ता का सत्यानाश जो है देश का, वो कहीं ना कहीं
क्या नाम सत्ता पक्ष करता है। हम इससे सहमत है कि देश का सत्यानाश हो गया है, विश्वास की कमी हो गई है। रही बात आप जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं एसआईआर से लेकर के और कहीं तक, आप चुनाव लड़ने की तैयारी करो यार, यहां कहां परेशान हो रहे अजय आलोक शाबाश। यहां परेशान हो तो बूथ स्तर पर बात करो। देखिए ऐसा है, मेरी भाषा तो हमेशा से संयत और अच्छी रही है सुरेंद्र जी। भाषा आपकी की कभी कभी गड़बड़ा जाती है, मेरी भाषा नहीं गड़बड़ाता। आपके नेता की भाषा हमेशा गड़बड़ाई रहती है, आज से नहीं। माफी मांग मांग के थक गए, माफी नहीं हो चुके। नेता की भाषा पर छोड़िए, गलती में हमेशा करता हूं, माफी के अलावा कोई रास्ता नहीं। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में 3-3 बार माफी मांग चुके हैं और किसी अभी 7 दिन के अंदर कभी माफी नहीं बात तो सही है। मांगी। अभी 7 दिन के बाद चौथी बार कभी नहीं माफी सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी और मांगी है। जिम्मेवारी से कहता हूं राहुल गांधी कभी माफी नहीं मांगेंगे, ना हलफनामा देंगे। वो कहीं कोई अंग्रेजों के दलालों की तरीके से थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में 3-3 बार माफी मांग चुके हैं, आरएसएस के मामले में माफी मांगी। बिल्कुल नहीं माफी मांगी। चौकीदार चोर है, उसमें भी माफी मांगी। अरे माफी वीर है, माफी के अलावा कोई रास्ता नहीं। आज भी हम कह रहे हैं, मैं ही राहुल, मैं ही डेविड, चौकीदार चोर है, आज भी हम कह रहे हैं। मैंने कहा ना, चौकीदार चोर है, आज भी हम कहते हैं। अपने आप में मैं सुप्रीम कोर्ट को कहा था। सेंस ऑफ इम्प्रॉपर्टी बताओ, रस्सी जल गया, बदल नहीं गया। फर्जी बातें सुधर जाइए, समय बदल चुका है। फर्जी बातें कर, जो भी बचा खुचा है ना, वो भी ले जाएंगे ये। चौकीदार चोर है।